नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। जयपुर की एक खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर किस हद तक इंसान पैसे और संपत्ति के लालच में गिर सकता है। एक 23 साल की लड़की जो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रही थी, जिसे अभी पढ़ना था, बढ़ना था, अपने सपने पूरे करने थे, उसने 14 करोड़ की संपत्ति और एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। जिस मां ने उसे 9 महीने कोख में रखा, जिसने उसे रातों को जगा जगा कर पाला, जिसने अपने पति की मौत के बाद अकेले घर की जिम्मेदारी उठाई, उसी मां को उसकी अपनी बेटी ने मौत के घाट उतरवा दिया। सोचिए, जब यह खबर सामने आती है तो पूरे देश में हलचल मच जाती है। गांव हो या शहर, कस्बा हो या चौराहा, स्कूल हो, कॉलेज हो या चाय की दुकान, हर जगह बस एक ही चर्चा, आखिर समाज में क्या हो रहा है। एक बेटी आखिर इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। लेकिन यह पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि जिस लड़की की चर्चा हर तरफ हो रही है, उसका नाम है आयुषी शर्मा। आयुषी के पिता का नाम विजय वशिष्ठ था, मां का नाम नीरज शर्मा, और एक 16 साल का छोटा भाई भी था, जो जन्म से ही करीब 50% मानसिक रूप से कमजोर था। ऐसा कमजोर कि जो सुविधाएं, जो जिंदगी एक समान इंसान जीता है, घूमता है, पढ़ाई करता है, शादी करना, अपने बच्चे पालना, वो भाई शायद कभी वो जिंदगी नहीं जी सकता। उसके हिस्से में सिर्फ इतना आना था कि उसका खाना पीना और इलाज का खर्चा चलता रहे। बाकी जो कुछ भी माता पिता ने जिंदगी भर कमाया, वो सब कुछ देर सवेर यानी बेटी आयुषी के नाम ही हो जाना था। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ आयुषी के नाम ही होने वाला था, तो फिर आयुषी अपनी ही मां का कत्ल क्यों करवाएंगी। आखिर वो कौन सा वजह था या कौन सा वजह थी, कौन सा लालच था, कौन सा रिश्ता था जिसने एक बेटी को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी जन्मदात्री मां की जान लेने में संकोच तक नहीं की। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह घटना है 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:45, राजस्थान की राजधानी जयपुर, प्रतापनगर थाना क्षेत्र, शहर की भागदौड़ भरी शाम थी। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे। सड़कों पर हल्का ट्रैफिक था, दुकानों पर रौनक थी। इसी बीच एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार नंबर HR 51 CU1230 सड़क किनारे इत्मीनान से खड़ी हुई थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी सड़क के किनारे पैदल चल रही एक महिला दिखाई देती है और अचानक वो कार, जो अब तक शांत खड़ी थी, तेजी से आगे बढ़ती है। दावा किया जाता है कि उस वक्त कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सड़क करीब 60 फुट चौड़ी थी और वो महिला अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एकदम किनारे किनारे चल रही थी। लेकिन
इतनी तेज रफ्तार से आ रही कार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। कार सीधा उस महिला से टकराती है। इतनी जोरदार टक्कर होती है कि वो महिला किसी फुटबॉल की तरह हवा में उछल जाती है और सड़क पर गिरते ही उसकी मौत मौके पे ही हो जाती है। आसपास मौजूद कई लोगों ने यह पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग उस महिला को पहचानते भी थे। फौरन उसके परिवार को खबर की जाती है। इस महिला का नाम था नीरज शर्मा और यह वही माँ थी जिनकी बेटी आयुषी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नीरज शर्मा को पति यानी आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ की मौत करीब 1 साल पहले हो चुकी थी। ऐसे में मां की मौत की खबर सुनकर सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचती है 23 साल की आयुषी शर्मा। मौके पर पहुंचकर वो सबसे पहले अपने मां यानी अपने मामा राकेश शर्मा को फ़ोन लगाती है। फ़ोन पर वो कहती है, मामा, माँ का एक्सीडेंट हो गया है, माँ मर गई है। लेकिन जिस लिहाजे में यह बात कही गई वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफ़ी था। इतनी समान, इतनी सपाट आवाज़, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ना रोना, ना घबराहट, ना बदहवासी। मामा राकेश शर्मा के दिमाग में उसी वक्त कई सवाल कौंधने लगे, गूंजने लगे। किसी की माँ की इतनी भयानक मौत हो और बेटी इतनी सामान्य कैसे रह सकती है? वो अपने मामा से सांत्वना क्यों नहीं मांग रही? वो इतनी मैच्योरिटी क्यों दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी उम्र में तो कोई टूट जाना चाहिए था। मामा को शक होता है और यही शक उन्हें पुलिस थाने तक ले जाता है। वहाँ वो सिर्फ 1-2 लाइन की एक शिकायत दर्ज कराते हैं। साहब, यह कोई सामान्य हादसा नहीं, यह एक सुनियोजित हत्याकांड है। इसकी गहराई से जांच कराई जाए। शुरुआत में पुलिस भी इसे एक सामान्य सड़क हादसा ही मान रही थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से यह घटना देखी थी वो भी यही सोच रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन मामा राकेश शर्मा ने जिस तरह शक की सुइयां घुमानी शुरू की, पुलिस ने भी इस एंगल से जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो सच सामने आया उसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोस्तों, जांच में सामने आया पहला अहम पहलू यह था कि खुद नीरज शर्मा ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले 1 मार्च 2026 को सांगनेर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके घर में चोरी हुई है। नकदी, ज्वेलरी यानी अन्य कीमती सामान उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस मामले में जांच कर चोर को पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज सोचने वाली बात यह है, अगर उस वक्त उस चोरी की सही जांच हो जाती, अगर वो चोर पकड़े जाते, तो शायद यह पता चल जाता कि उस चोरी का असली मकसद क्या था। शायद यह भी सामने आ जाता कि यह
उसी ज्वेलरी और कैश को बेचकर हत्यारों को सुपारी देने के लिए पैसा जुटाया गया। अगर वो करीब उसी वक्त पकड़ी जाती तो हो सकता है यह पूरी वारदात कभी अंजाम तक पहुंचते ही नहीं। दूसरा सवाल जो इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरान करता है वो जुड़ा है आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ से। विजय वशिष्ठ को ब्रेन ट्यूमर की गंभीर बीमारी थी और उनका इलाज चल नहीं रहा था। दिसंबर 2024 तक वो एक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अचानक ही एक दिन बेटी आयुषी और उसका चचेरा भाई रवि उर्फ बलराम अस्पताल पहुंचते हैं और बिना परिवार के किसी सदस्य को बताए चुपचाप विजय वशिष्ठ को वहां से डिस्चार्ज करा लेते हैं। इसके बाद वो उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जिसकी जानकारी परिवार में किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि खुद उनकी पत्नी नीरज शर्मा को भी नहीं। नीरज शर्मा बार बार अपनी बेटी से पूछती रही, बेटा तुम्हारे पापा का इलाज कहाँ चल रहा? जवाब हमेशा एक ही मिलता, किसी अच्छे अस्पताल में आईसीयू में है, वहाँ कोई मिल नहीं सकता, बात भी नहीं हो सकती। माँ चाहकर भी अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में 16 साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे की देखभाल के लिए हर वक्त किसी का साथ होना जरूरी था। माँ को हर दिन यह सुनना पड़ता था कि वो अपने बेटे की देखभाल करे या पति से मिलने जाए। बार बार पूछने पर भी बेटी सही जवाब नहीं देती थी। 3 महीने इसी तरह गुजर जाते, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर आती है 9 अप्रैल 2025 की तारीख। आयुषी अपने मामा राकेश को फोन करती है और कहती है कि घर में सब परेशान हैं, पापा का पता नहीं चल रहा, जाकर पता कर लीजिए। जैसे ही राकेश शर्मा को यह बात पता चलती है वो सीधे उस अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि विजय वशिष्ठ की हालत वाकई बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों से बात करने पर पता चलता है कि उसके शरीर के ज़्यादातर अंग, फेफड़े, लिवर, हार्ट करीब 90% तक खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन आखिरी सांस तक इलाज जारी रखा जाएगा। इसके बावजूद विजय वशिष्ठ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते और 21 अप्रैल 2025 को उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त भी इस मौत का सामान्य मान लिया जाता था, यानी सामान्य मान लिया गया। लेकिन अब जब नीरज शर्मा के हत्या के बाद राकेश शर्मा पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने यह भी सवाल उठाया, आखिर वो 3 महीने विजय वशिष्ठ कहाँ थे, किस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, पैसे कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई। पूरी मेडिकल फाइल सामने आनी चाहिए। मुझे वो सब जानकारी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था। तीसरा और सबसे भयानक पहलू जुड़ा है रवि उर्फ बलराम से, जो विजय वशिष्ठ का भतीजा था, यानी आयुषी का चचेरा भाई था। पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर रवि रहने और पढ़ने के लिए अपने चाचा विजय वशिष्ठ के घर आ गया था। परिवार ने
उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे एलएलबी तक की पढ़ाई करवाई, लेकिन इसी घर में रहते रहते न जाने कब रवि ने अपनी ही चचेरी बहन आयुषी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और एक बार जब वो उसके बस में आ गई तो पूरी तरह उसकी कठपुतली बन गई। 2025 की शुरुआत तक आयुषी पूरी तरह रवि के इशारे पे चलने लगी थी। जैसे वो कहता वैसा ही वो करती। जनवरी 2026 में दोनों ने रविंद्र नगर वाला घर, जो प्रताप नगर थाना क्षेत्र में आता है, छोड़ दिया और कल्याण नगर 3rd स्थित एक पुराने घर में रहने लगे। मीडिया में चर्चा जोरों पर है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है कि दोनों भाई बहन वहां किसी पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब भी रवि उर्फ बलराम गिरफ्तार होगा और उसका मेडिकल परीक्षण होगा, तभी इस दावे की सच्चाई सामने आ जाएंगी। चौथा और शायद सबसे अहम पहलू, जो सीधे इस हत्या की वजह बनता है, वो है नौकरी का विवाद। विजय वशिष्ठ राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी यानी क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। सरकारी नियमों के तहत उनकी मृत्यु के बाद परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार मिलता है। पिता की मौत के बाद आयुषी ने अपनी मां से कहा, मां, मैं पापा की जगह नौकरी करना चाहती हूँ, यह नौकरी मैं ही करूंगी। कहा जाता है कि उसने अपनी मां को पूरी बात बताए बिना ही नौकरी के लिए फॉर्म भी भर दिया। लेकिन जब यह बात नीरज शर्मा तक पहुंची तो रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया, तुम्हारी बेटी एक दिन शादी करके पराए घर चली जाएगी, लेकिन तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे सहारे रहेगा। उसे जिंदगी भर देखभाल और इलाज की जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे और नौकरी के यह सब मुमकिन नहीं है, इसलिए यह नौकरी तुम खुद करो और बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, ताकि वो अपने दम पर बड़ा मुकाम हासिल कर सके। नीरज शर्मा ने यह बात मान ली और खुद ही वो सरकारी नौकरी हासिल कर ली। यह फैसला आयुषी को बेहद नागवार गुजरा, लेकिन उससे भी ज़्यादा यह बात नागवार गुजरी रवि को, बलराम को, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर आयुषी को नौकरी और संपत्ति दोनों मिल जाए तो उस पर उसका नियंत्रण और मजबूती से हो जाएगा। यहीं से शुरू होती है वो साजिश जो आखिरकार एक मां की जान ले लेती है। पुलिस जांच में जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक सबसे पहले नीरज शर्मा को एक थार गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। इसके बाद करीब 1 महीने तक बाकायदा रेकी की गई। नीरज शर्मा की दिनचर्या, उनके आने जाने का समय, उनके रास्ते, सब कुछ बारीकी से नोट किया गया और आखिरकार 3 जुलाई 2026 की शाम पूरी तैयारी के साथ स्कॉर्पियो कार से जानलेवा टक्कर मारी जाती है। पुलिस का मानना है कि इस पूरी साजिश में हेमंत, आकाश, अरविंद और रोहित जैसे कुछ लोगों को सुपारी पर रखा गया और इसके लिए करीब 7 लाख की रकम तय की गई थी।
वह रकम जो कथित तौर पर उसी चोरी के जरिए जुटाई गई हो सकती है, जिसकी शिकायत खुद नीरज शर्मा ने कुछ महीने पहले दर्ज कराई थी। घटना के इतने दिन बाद, यानी घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है रवि उर्फ बलराम को। अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि जैसे ही वो गिरफ्तार में आएगा, उससे कई अहम सवाल के जवाब मांगे जाएंगे। आखिर जिस चाचा ने उसे अपने घर में शरण दी, उसकी कमजोरी के बावजूद उसे पढ़ाया लिखाया, वकालत की डिग्री दिलाई, उसी की बेटी को अपने जाल में फंसाकर उसी परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा कदम आखिर उसने क्यों उठाया? अभी तक की जांच में जो तस्वीर सामने आई है, उसके अनुसार आयुषी ही इस पूरे मामले में केंद्र बिंदु मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले उसने अपने भाई को अपने बस में किया, फिर उसी भाई ने आयुषी के जरिए पूरे परिवार पर नियंत्रण स्थापित किया और आखिरकार सुपारी किलरों के जरिए मां की हत्या करा दी। यह घटना आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एक बेटी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। हमने अक्सर ऐसी खबरें सुनी है जहां बेटों ने माँ बाप की हत्या कर दी हो, लेकिन बेटी द्वारा अपनी ही माँ की हत्या करा देने की घटनाएं समाज में बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। शायद यही वजह है कि आयुषी शर्मा का यह मामला आज हर घर, हर गली और हर चौराहे की चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो सबसे दुखद पहलू है, वो यह है कि इस पूरे षड्यंत्र में सबसे ज्यादा नुकसान उस 16 साल के मासूम भाई का हुआ, जो न तो कुछ बोल सकता है, न कुछ समझ सकता है, और अब जिसके पास न माँ है, न पिता है, और शायद अब वो बहन भी नहीं, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का मकसद, बताने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है कि रिश्तों की आड़ में, अपनों के भेष में कभी कभी सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। और यह भी याद दिलाना है कि पैसा और संपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो कभी किसी रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।